हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 दिसंबर 2022 की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए क्विकली रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। पहले अभी 12 दिसंबर को दोस्तों दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 2022 की हुरून ग्लोबल 500 वैल्यूएबल कंपनियों की लिस्ट आई, जिसमें भारत की इस बार 20 कंपनियां शामिल रही और भारत ओवरऑल रैंकिंग में 5वें स्थान पर रहा। केरल में बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया और इंडिया इंडो कॉर्पोरेट इसका अभी 39वां संस्करण हुआ भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, इंडो मतलब इंडोनेशिया, तो ये 39वां संस्करण था। साल भर में 2 बार होता है। अभी हाल ही में बेल्जियम के खिलाड़ी एडेन हेजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके अलावा तमिलनाडु ने दोस्तों जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करना है और ये करने वाला पहला राज्य बना है। 34वां किंग्स कप रेगाटा 2022, इसमें नाविक आनंदी नंदन ने गोल्ड जीत लिया है। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो कि कॉप 15 है, इसका आयोजन कनाडा में किया गया। हालांकि इसकी अध्यक्षता चाइना ने करी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चीन में कोविड फैला है, इस वजह से चाइना जो है कनाडा में जाकर के इसकी अध्यक्षता किया है। अभी हाल ही में आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में पहला पुरस्कार जीत लिया है जम्मू कश्मीर ने। इसमें मैंने आपको आभा कार्ड के बारे में बताया था पूरा डिटेल। और अभी 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया, ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व बेटर नाम से। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया क्विकली रिवीजन। अब आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में भारत और किस देश के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई है? तो दोस्तों भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में अभी अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एक हिंसक झड़प हुई है। इसमें बताया जा रहा है कि 6 से 7 जो सैनिक हैं वो घायल हुए हैं भारत की तरफ से, और इससे दोगुने के मामले में बताया जा रहा है चाइना के सैनिक घायल हुए हैं। किसी को कोई भी कैजुअलिटी आने की कोई अभी खबर नहीं है, मतलब कोई अभी मृत्यु नहीं है। ठीक है ना, और कोई गंभीर चोटें भी नहीं आई हुई हैं। इसको चलिए हम लोग वर्ड मैप में देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा मैप आपको दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा हम लोग मैप में देखते हैं इसको। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो यहाँ पर है, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आओगे अरुणाचल प्रदेश में, तो पूर्व में आना पड़ेगा। ये जो राज्य है ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद ना आपको यहाँ पर आना होगा। देखो सबसे पहले तो आप एलएसी समझ लो। एलएसी मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, यहां से, जहां पर मैं यहाँ पर कर्सर रख रहा हूं, यहां से लेकर के ये जो पूरा का जो भी हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ, चाइना के साथ, ये सब का सब जो है वो एलएसी कहलाता है। और अगर हम लोग जो बॉर्डर यहां पर शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ, उसे एलओसी कहते हैं। एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल और एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है ना, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये भारत और चाइना के बीच का बॉर्डर है। अब ये जो एलएसी है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो है ये भारत और चाइना के बीच में लगता है। लेकिन अब इसको कई पार्ट में रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर आप लद्दाख सेक्टर में देखोगे तो ये रहा, यहाँ से आकर के उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश होते हुए यहाँ तक एक पार्ट है। उसके बाद बीच में क्योंकि दूसरा देश शुरू हो जा रहा है नेपाल, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो सिक्किम वाला पार्ट है ना, ये भी हम लोग हैं। ये भी तिब्बत से शेयर करता है बॉर्डर, यानी कि कहे चाइना से शेयर करता है बॉर्डर, ये भी एलएसी है। फिर भूटान आ जाता है, इसको छोड़ो तो फिर यहाँ से फिर से एलएसी शुरू हो जाता है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक एलएसी रहता है। इस प्रकार से कुछ एलएसी है। अब एलएसी पर यहाँ वाला जो है ना, ये जो एरिया है भूटान के पास में, अरुणाचल पास में, यहाँ पर है तवांग। ये जो एरिया है तवांग का, यहीं पर हुआ ये डिस्प्यूट। थोड़ा सा हम लोग सैटेलाइट व्यू कर लेते हैं इसको। देखिए अब समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो ये जो एरिया है ना तवांग का, यहाँ पर ये हुआ है डिस्प्यूट। बहुत सारे ये पहाड़ी एरिया है और उतार चढ़ाव भरा हुआ है, और 10,000 से ऊपर 15,000 से ऊपर की हाइट की ऊंचाई है। ठीक है, समुद्र तल से। तो यहाँ पर ये अभी डिस्प्यूट हुआ है और इसको लेकर के ये एरिया हमेशा से जो चाइना है वो अपना बताता आया है। इनफैक्ट वो तो अपना पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश को ही साउथ तिब्बत बताता आया हुआ है। इसको मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर अच्छे से पढ़ाने वाला था, लेकिन एक्चुअली मैं आया हुआ हूँ घर, तो इस वजह से आपको बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से वापस आता हूँ आपके लिए बढ़िया से डिजिटल बोर्ड पर पूरा का पूरा क्या मामला हुआ है उसको मैं समझा दूंगा। ठीक है ना,
तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए बस आप इतना समझो लोकेशन कहां पर है, कहां पर ये विवाद हुआ है, ठीक है। बाकी पूरी कहानी मैं आपको अच्छे से एक सेपरेट वीडियो बना करके बता दूंगा। चलिए, तो ये सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में भी मैंने लिख दी हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में 9 दिसंबर को एक घटना हुई जिसमें लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 1000 से ज्यादा जो है ये सैनिक आ गए थे चाइनीज बॉर्डर के पास में आए और झड़प हुई। 1996 में एक्चुअली में एक ट्रीटी हुआ था, एक साइन हुआ था भारत और चाइना के बीच में, जिसके तहत भारत और चाइना के जो सैनिक हैं वो बॉर्डर पर गोलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब गोली नहीं चलाएंगे। तो इस वजह से वो लोग आकर के हाथापाई करते हैं, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जज कौन नियुक्त किए गए? तो सुप्रीम कोर्ट में एक नए जज की नियुक्ति हुई है, नाम है दीपांकर दत्ता। ये नाम तो आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दिनों से ये चर्चे में रहा करते थे क्योंकि ये गोवा और बॉम्बे हाई कोर्ट के, मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, तो गोवा और महाराष्ट्र दोनों पड़ता है उसके अंतर्गत। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो अब सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किए गए हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं बनकर गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर के गए हैं। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में 34 जज टोटल हो सकते हैं, जिनकी संख्या 33+1 होती है एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो 33 तो जज होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, टोटल 34 हो सकती है मैक्सिमम। अभी के टाइम पर अगर सिचुएशन देखी जाए तो अभी 28 हैं टोटल। कितने हैं? 28 हैं, ठीक है। मैक्सिमम 34 हो सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अब आप सोचोगे कि जब बॉम्बे हाईकोर्ट के ये गए वहां पर, तो बॉम्बे हाईकोर्ट कौन संभाल रहा है? बिल्कुल सही बात है, बॉम्बे हाईकोर्ट संजय विजय कुमार गंगापुर वाला ये संभाल रहे हैं। इनको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है क्योंकि यही इनके बाद, दीपांकर दत्ता के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट में सबसे सीनियर अभी बचे थे, तो इनको नियुक्त कर दिया गया है अभी कार्यवाहक के लिए, ठीक है। जब कोई परमानेंट नियुक्ति होगी, किसी का ट्रांसफर होगा, तब देखा जाएगा, अभी के लिए यही रहेंगे। टोटल हाईकोर्ट अपने देश में कितने हैं? 25। 25वां वाला जो आखिरी वाला हाईकोर्ट है वो कहाँ का है? अमरावती। कौन सा? अमरावती हाईकोर्ट कहां पर है भैया? ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा वाला हाईकोर्ट कौन सा है? तो सबसे ज्यादा न्यायिक मामले वाला हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट है कहां पर? ये है दिल्ली में। एक ही सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, कई सुप्रीम कोर्ट मत बना देना। हाईकोर्ट अभी लगभग हर एक राज्यों में है, तभी तो 25 पहुंचा है, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ही है। अच्छा, एक चीज और, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, गठन के बारे में भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 124 आप याद रखना, आर्टिकल 124 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है। अगला, हाल ही में अमेरिका ने किस महिला के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया? तो अमेरिका ने अभी 2 महिलाओं वाला, जेनेट येलेन और लिन मोलार्बा, इन दोनों के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया है। तो ए और बी ऑप्शन यहां पर आप लगा देंगे। ये दोनों महिलाएं हैं, ठीक है, इनको आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पर सिग्नेचर भी कर रही हैं। यहाँ पर ये देखो, इनके सिग्नेचर वाला ये दोनों नोट है। अब ये दोनों हैं कौन, इनके बारे में जानो। इन्होंने अभी $1 और $5 का जो नोट जारी किया है अमेरिकन बैंक ने, तो उसमें इनके हस्ताक्षर हैं, जिसमें लिन मेलर्बा जो हैं ये एक अमेरिकी मूल की महिला हैं और मोहेगन जनजाति के प्रमुख हैं। साथ ही साथ संयुक्त राज्य सरकार की ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंदर इसके कोषाध्यक्ष के रूप में आसीन है, इस पद पर हैं। जेनेट येलेन जो है ये अमेरिका की जो केंद्रीय बैंक है फेडरल रिजर्व, इसकी पूर्व अध्यक्ष हैं और फेडरल रिजर्व बैंक की पहली महिला प्रमुख भी बनी थी ये। तो इन दोनों के हस्ताक्षर इन दोनों नोटों पर हैं। अच्छा, अब यहां से कुछ आपको याद आ रहा होगा, एक नाम माया एंजेलो। माया एंजेलो, ठीक है ना, ये पहली अश्वेत महिला बनी थी अमेरिका के सिक्कों पर प्रदर्शित होने वाली, यानी उनके सिक्कों पर ये इनका नाम, इनकी फोटो आई थी, माया एंजेलो। इसके अलावा अभी एक और एशियाई मूल की पहली महिला बनी थी जो कि एक हॉलीवुड सेलिब्रिटी भी थी, नाम था एना मे वांग। एना मे वांग, ठीक है, ये हॉलीवुड सेलिब्रिटी थी। तो ये भी अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया? तो सबसे पहले तो इसको आप हिंदी में समझ लो। आई स्पेस जो है ये एक नाम है, ठीक है, स्पेस एजेंसी का, जो कि प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जापान की। और कॉमर्शियल मून लैंडर मतलब कि कॉमर्शियल मतलब होता है एक प्रकार से व्यापारिक दृष्टि वाला, जो जिसे वाणिज्यिक कह सकते हैं, जिसे आप समझ लो कि किराए पर ले जाया जाएगा, ठीक है। मून लैंडर, मून मतलब होता है चंद्रमा, और इस पर लैंड करने वाला जो लैंडर होगा वो मून लैंडर होगा, ठीक है। तो यानी कि मोटा मोटा कहें तो आई स्पेस दुनिया का पहला कॉमर्शियली अभी एक चंद्रयान लॉन्च किया है, जो चंद्रमा पर लॉन्च होने वाला जो लैंडर है उसे लॉन्च किया है, और ये है जापान का, ठीक है। तो
अब देखो यहाँ पर आप देख पाओगे फर्दर रेफरेंस द हिंदू का आर्टिकल है, जापान इन आई स्पेस लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर। तो ये दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर है। ये नहीं कहता है कि सबसे पहले चांद पर लैंडर कौन लॉन्च किया। चांद पर तो अभी अमेरिका, रूस और चाइना तीनों लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन ये कॉमर्शियली पहली बार लॉन्च किया है, ठीक है ना, कॉमर्शियल रूप से। इसको स्पेस एक्स के रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स का जंबो रॉकेट है, आप सबको पता है, फाल्कन 9। फाल्कन 9 जो है ये रीयूजेबल रॉकेट है और ये भी एक कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल है तभी तो ये जापान का कभी ले जाता है, कभी वनवेब का ले जाता है, कभी रूस का, कभी कहीं का लेके जाता है, ठीक है। फाल्कन 9 ही नाम रहता है क्योंकि ये रीयूजेबल है, जाता है, छोड़कर आता है, फिर से तैयार हो जाता है अगले लॉन्च के लिए। तो इसने अभी एक प्राइवेट लैंडर एमोन लॉन्च किया है, ठीक है, चंद्रमा पर। अब इसको वहां पहुंचने में बताया जा रहा है 5 महीने लगेंगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों हकुटो आर मिशन। जो जापान ने लॉन्च किया है उसे हकुटो आर मिशन कहते हैं। अभी आपको याद होगा 2021 में लोग मंगल मिशन बहुत करते थे। 2021 में नासा ने एक मंगल मिशन किया जो कि परसेवरेंस नाम से, ठीक है। परसेवरेंस का मतलब होता है कभी ना हार मानना, अथक वाला, ठीक है। 2021 में ही आपको पता होगा चाइना ने भी एक मंगल मिशन किया तियानवेन फर्स्ट नाम से, ठीक है। ये चाइना का मंगल मिशन था। होप मिशन भी 2021 में हुआ। होप मिशन किसका था? यूएई का था, यूनाइटेड अरब अमीरात का था। हालांकि ये तो ऑर्बिटर था, ये दोनों ने लैंडर लॉन्च किया था वहां पर, ठीक है ना, रोवर लॉन्च किया था। तो होप मिशन भी याद रखेंगे। ये तीनों तो मंगल मिशन हुआ। यहां पर चंद्र मिशन की बात हो रही है। एक चंद्र मिशन में मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूं, चांग ई 5। इसको चाइना ने लॉन्च किया था 2020 में और इसकी खास बात यह रही कि ये जाकर के वहां पर एक तो विस्तृत नक्शा जारी किया चंद्रमा का, सबसे अभी तक का सबसे डिटेल मैप जारी किया। इसके अलावा इसने क्या किया कि वहां पर जाकर के चावल उगाया। तो अगर पूछा जाए चांद पर जाकर के, चांद की धरती पर चावल किसने उगाया, तो चाइना ने उगाया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में किस हिमालयी औषधि को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में मीजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलोरिया सिरोहोसा और डेक्टाइलारिजा हैटाग्रिया, इन तीनों को दोस्तों, क्योंकि ये तीनों ही हिमालयी औषधीय पौधे हैं, इन तीनों को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। रेड लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये समझ लो विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो इनको रेड लिस्टेड किया गया है, यानी इसकी खास देखभाल करनी होगी और इनको बचाना होगा विलुप्त होने से। तो द हिंदू का आर्टिकल आपके सामने है, 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट इंटर IUCN रेड लिस्ट, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में जानो। मीजोट्रोपिस पेलिटा जो है, जो कि आमतौर पर पटवा के नाम से जाना जाता है, ये एक बारहमासी झाड़ी है जो उत्तराखंड में ही केवल पाई जाती है। इसके अलावा जो फ्रिटिलारिया सिरोसा है, ये हिमालयन फ्रिटिलरी के रूप में जाना जाता है और ये भी एक बारहमासी है, बल्बनुमा एक जड़ी बूटी होती है। डेक्टाइलारिजा हतागिरिया, ये भी एक बारहमासी कंद प्रजाति होती है। तो ये तीनों जो है लुप्त होने के कगार पर हैं, इस वजह से इनको रेड लिस्ट किया गया है IUCN के द्वारा, ठीक है ना। IUCN आपको पता होगा ये कैसी संस्था है जो साइंटिफिक नेम जारी करती है और पहचान प्रजातियां कौन सी किस प्रजाति के हैं ये सब डिसाइड करती है। अगला देखते हैं। हाल ही में किस थीम के साथ नेपाल में 20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल शुरू किया गया? तो नेपाल में 20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है और इसमें इस बार का जो थीम रखी गई है वो है सस्टेनेबल समिट्स। क्या रखा गया है? सस्टेनेबल समिट, ठीक है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, सस्टेनेबल समिट जो है ये KIMFF, ठीक है, काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल। तो ये 20वां इस बार का संस्करण है जो कि हर एक बार होता है। तो इसकी थीम जो है यहाँ पर रखी गई है सस्टेनेबल समिट। थीम याद होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे देशों के जो कलाकार हैं उनकी जो फिल्में हैं वो यहाँ पर दिखाई जाती हैं और चुना जाता है। तो 8 तारीख से शुरू हुआ है, 12 दिसंबर तक चलेगा। अच्छा, चूंकि ये है फिल्म फेस्टिवल, तो आप अगर MJT बुक लिए होंगे, अगर आप ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की बुक लिए होंगे, तो उसमें आपको पुरस्कार सम्मान में ही पहले ही चैप्टर में मिल जाएगा फिल्म पुरस्कार। और उसमें फिल्म पुरस्कारों में जितने भी फिल्म पुरस्कार हैं सब एक जगह पर मिल जाएंगे। यही एक इस बुक की खासियत है। अगर आपको जैसे फिल्म पुरस्कार है सब एक जगह पर, क्रिकेट से रिलेटेड टूर्नामेंट है वो खेल खिलाड़ी वाले चैप्टर में सारा कुछ क्रिकेट से रिलेटेड मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी टूर्नामेंट बीच बीच में होते हैं, मतलब उनको एक टेबल वाइज कंटेंट में बना करके रख दिया गया है। तो यहाँ पर तो मैं आपको एक एक करके नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि वीडियो लंबी चली जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इसको पढ़ लो, और जो लोग किताब लिए होंगे तो वो चैप्टर नंबर 18 खोलेंगे और आज पढ़ लेंगे, ठीक है। कुछ लोग को दिक्कत ये होती है, वो लोग कहते हैं कि सर
इंग्लिश में बुक नहीं है, मैं कैसे मंगाऊं? तो देख पाओगे भाई साहब, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया है अंग्रेजी वाले बच्चों के साथ। अगर आपको थोड़ा बहुत हिंदी आती है ना तो आप इसको ले सकते हो, इसमें आपको इंग्लिश में भी कंटेंट मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा। मैंने कोशिश किया है बिल्कुल सहज बनाने के लिए। भाई मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो कम से कम ही पढ़ पाए या आधे स्टूडेंट में बढ़ जाएं। मुझे पता है कि हमारे जो स्टूडेंट है वो हिंदी वाले भी हैं और इंग्लिश वाले भी हैं, इसीलिए यहाँ पर मिक्सअप लैंग्वेज कोशिश किया गया है। जो भी टिपिकल वर्ड है उनको दोनों भाषाओं में लिखा गया है, ठीक है ना, जिससे समझ में आराम से आ जाए। तो अगर आप केवल जबरदस्ती बैठे हुए हैं कि नहीं अब अंग्रेजी में ही आएगा तभी हम लेंगे, तब आप भाई इंतजार कीजिए अगली बार का। और अगर आप जो है पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत अगर आता है तो आप इसको ले सकते हैं। आपको मिक्सचर में ये मिलेगा, मिक्सचर लैंग्वेज मिलेगी, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र में, ब्रह्मास्त्र बुक जो है, अगर आपने नहीं ऑर्डर किया है अमेजन से जाइए ऑर्डर कीजिए, जबरदस्त बुक है। ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्मास्त्र। बहुत लोग पूछते हैं सर इसके बाद कोई और बुक लेनी पड़ेगी, मैं कहता हूं नहीं, ठीक है। ब्रह्मास्त्र का मतलब सारा कुछ है इसमें, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर आप जाकर के अमेजन पर सिंपली सर्च कीजिए। और मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों में, पिछले कई दिनों में जब से लोगों के पास बुक पहुंच रही है वैसे वैसे लोग रिव्यू कर रहे हैं, और फिर जो सेल है इसकी लगातार अब दोगुनी हो गई, दोगुनी से ज्यादा हो गई है। तो ये इफेक्ट है, मतलब कि कंटेंट अच्छा है अगर तो फिर वो चलना ही है। तो आप अगर जो है लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाल ही में गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किस नेता के नाम पर रखा गया? तो गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दोस्तों मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर रख दिया गया है। मनोहर पर्रिकर आपको पता है पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं, हालांकि अभी ये स्वर्गवासी हो चुके हैं। गोवा के 3 बार सीएम रह चुके हैं, ठीक है, पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के लीडर थे। तो इनके नाम पर अभी मोपा इंटरनेशनल नाम रखा गया है, मोपा, ठीक है। मोपा मतलब मनोहर पर्रिकर। तो गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अब मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा या मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। यहां पर आप देख पाओगे पीएम मोदी इनॉग्रेट मोपा एयरपोर्ट इन गोवा, नेम्ड इट आफ्टर मनोहर पर्रिकर। तो इनके बारे में थोड़ा सा और जान लो डिटेल में। 2000 से 2005 तक, फिर 2012 से 14, फिर 2017 से 2019 में अपनी मृत्यु तक ये गोवा के सीएम रहे। जबरदस्त मंत्री थे, रक्षा मंत्री भी ये रहे, ठीक है, केंद्रीय मंत्रालय में रक्षा मंत्री रहे। मरणोपरांत 2020 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इनकी बहुत सारी आप फोटोज देख पाएंगे कि जब ये नाक में इनके नली लगी थी, मतलब बीमार थे, उस स्थिति में भी ये काम करते हुए नजर आया करते थे। तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनके सम्मान में नाम होगा। चलिए मैं कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम फटाफट से बता दे रहा हूं जो महापुरुषों के नाम पर है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, और हैदराबाद में है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऐसे ही नागपुर में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रायपुर में है स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद फिर यूपी में अगर आ जाओगे आप, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमौसी में है लखनऊ में, और वाराणसी में बाबतपुर में है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप बेंगलुरु चले जाओगे तो आपको मिलेगा कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप मुंबई चले जाओगे तो वहां पर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा। आप अंडमान निकोबार चले जाओगे तो वहां पर आपको पोर्ट ब्लेयर में मिलेगा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य में वनीकरण महोत्सव, वनीकरण परियोजना शुरू करी गई? तो अभी हाल ही में केरल में वनीकरण परियोजना शुरू की गई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिन्हें लॉन्च किया है इसे, केरल के। और ये किस लिए है? ये रिस्टोर करने के लिए है जो नेचुरल वेजिटेशन है, मतलब कि जो प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं उनको स्टोर करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनको दोबारा से स्टेब्लिश करने के लिए, एक प्रकार से उनको दोबारा से लगाने के लिए ये वनीकरण परियोजना शुरू की गई है केरल के वन विभाग के द्वारा। इसके तहत बांस के पौधे, फलदार पौधे, ये सभी लगाना इसका उद्देश्य होगा, जिससे वर्षा के जल को भी संचय किया जा सके और वनस्पतियों को बचाई जा सके। हम लोग केरल के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो केरल लगातार 2-3 दिनों से आ ही रहा है चर्चे में, तो यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में दिखाई देता हूँ सारी चीजें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगला, नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है जॉस बटलर और सिद्रा आमीन को। ये दोनों खिलाड़ी इस बार पुरुष और महिला कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीते हुए हैं। जॉस बटलर आपको सबको पता है कि ये इंग्लैंड की कैप्टन है, पता भी क्यों नहीं होगा, अभी टी20 का वर्ल्ड कप जो है भारत इन्हीं से तो हार करके बाहर हुआ था सेमीफाइनल में, ठीक है। सिद्रा आमीन जो है ये पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों को आप देख पाओगे, जॉस बटलर और सिद्रा आमीन को। तो इनको नवंबर 2022 के लिए चुना गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। आईसीसी के द्वारा प्रत्येक महीने दिया जाता है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी, दुबई में हेडक्वार्टर है। ग्रेग बार्कले जो है इसके अध्यक्ष हैं और जेफ एलार्डिस इसके सीईओ हैं। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पर आपको मैं खेल खिलाड़ी से फिर से एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ बुक से। तो यहाँ पर देखो पूरा मंथ और उसके अवार्ड के जो विजेता हैं उनको लिखा गया है विनर। अब इसमें मेन विमेन मेन विमेन मेन विमेन सब दिया गया है कि यानी कि 2022 ये 2022 का है, ठीक है ना। और ऊपर यहाँ पर स्टैटिक दिया गया है। यही खास बात है, मैं बुक के बारे में आपको बार बार बता इसीलिए रहा हूँ जिससे आपको ये पता चले कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है तो वो नोट करके यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया जाता है। कोई स्टैटिक जानकारी मिलती है तो वो स्टैटिक यहाँ पर लिख दी जाती है, ठीक है। यह देखो नोट 2023 में भारत मेजबानी करेगा। तो यानी जो रिलेटेड क्वांटिटी हैं, क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको लिख करके दिए जाते हैं। जो स्टैटिक पॉइंट है वो भी लिख करके आपको दिए जाते हैं, जिससे बुक जो है ना सिर्फ आप करंट अफेयर पढ़ो, साथ ही साथ उसके आसपास की जो चीजें हैं उसको भी पढ़ते चलो बुक में। तो ये भी स्क्रीनशॉट जो है किताब से ही है। यहाँ पर आप देख पाओगे बैकग्राउंड में यहाँ पर अपना वाटरमार्क भी लगा हुआ है। तो जैसे लोग रिव्यू मांगते हैं तो उनके लिए है ये सब, ठीक है। और कुछ लोग मुझे पता है आज कमेंट बॉक्स में हड़काएंगे हमको, लेकिन ठीक है, रिव्यू देना जरूरी है भाई, मेरी भी मजबूरी है, क्या करें। किस राज्य को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया? तो अभी मेघालय को टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया है। मेघालय जो स्टेट है ना, इसको सम्मानित किया गया है ट्यूबरकुलोसिस, ये वाला टेलीविजन वाला नहीं, ये ट्यूबरकुलोसिस वाला जो रोग होता है टीबी, उसके रोकथाम के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया था और इस वजह से मेघालय को सम्मानित किया गया है, ठीक है। टीबी प्रोग्राम मत समझना। अब देखो टीबी से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। एक तो टीबी के लिए भारत ने टीबी मुक्त अभियान शुरू किया है और 2025 तक हम लोग टीबी मुक्त हो जाएंगे, ऐसा लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। अगर हो गया तो ठीक है। 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए एक निक्षय मित्र योजना शुरू की गई है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपको दीपा मलिक का नाम याद होगा, दीपा मलिक जो कि पैरा एथलीट रह चुकी हैं, ठीक है। और इनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इस निक्षय मित्र अभियान का, जिसके तहत हम लोग 2025 तक टीबी मुक्त होने की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी मेघालय को सम्मानित किया गया है। अच्छा, मैंने आपको एक और अभियान बताया था, WHO का बताया था, बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था कि इसने क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया था, क्विट टोबैको ऐप, जिसका मतलब तंबाकू छोड़ो ऐप होता है। तो एग्जाम में ये पूछा गया है, तो ये रिलेटेड पॉइंट लगा मैंने तो मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पर सारी चीजें डिटेल में लिखी गई है, मेघालय के बारे में जान लेंगे। मेघालय आप इंडिया के मैप में देखना चाहोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा मेघालय। शिलांग इसकी कैपिटल है, इसके सीएम है कॉनराड संगमा, और इसके करंट टाइम पर जो गवर्नर है वो है BD मिश्रा जी, इनको मिला है एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है। नेशनल पार्क में अगर बात करें तो सिजू पक्षी अभ्यारण्य, वल्पक्रम राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है। धूमिल तेंदुआ यहाँ का राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, ये पूछा गया है एग्जाम में, राजकीय पक्षी, ठीक है। इसका लेडी चप्पल आर्किड जो है राजकीय पुष्प है यहाँ का। 11 जिले हैं, 60 विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट जाती है यहाँ से। ओके, तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जानते चलिए। मेघालय निम्न में से किस भारतीय राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है? असम से। उंगली लोरुवन किसकी आत्मकथा? MK स्टालिन। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है वन स्कूल वन IAS योजना किससे संबंधित है? फीफा वर्ल्ड कप में खेली जाने वाली बॉल का क्या नाम है? दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, दोनों के बारे में आप बताइएगा। अच्छा, क्विज सॉल्व करते हो कि नहीं? क्विज जरूर सॉल्व कर लिया करो, और PDF की एक बार सोने से पहले रात में रीडिंग लगा लिया करो। इससे क्या होगा ना, ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मतलब वैसे तो पढ़ाने में मैं कोशिश करता हूँ 90% तक का आपका रिवीजन हो जाए, लेकिन वो 10% जो दिमाग में नहीं घुसा होता है आपका, वो अगर आप PDF से एक बार रिवाइज कर लोगे और एक बार क्विज सॉल्व कर लोगे ना, मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको MZT ऐप पर मिलेंगी। वन लाइनर भेजा जाता है, जिनको जहां पर सहजता लगे उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।